गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 16 अप्रैल टू 22 अप्रैल 2023 वाले वीक के। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट वाटर बॉडीज सेंसस। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे भारत में पॉपुलेशन सेंसस होता है, जैसे जनगणना होती है जिसमें लोगों की जैसे आबादी गिनी जाती है, वैसे ही वाटर बॉडीज का सेंसस हुआ है और ये पहला सेंसस हुआ है। किसने कंडक्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कौन कंडक्ट करता है वाटर सेंसस। सो सेंसस के अकॉर्डिंग वाटर बॉडी है क्या? वाटर बॉडी की जो डेफिनेशन है वो क्या है? सभी नेचुरल और मैन मेड, चाहे वो नेचुरल बने हो या मैन मेड हो, दोनों को ही वाटर बॉडी में उन्होंने कंसीडर किया है। जो भी यूनिट्स को हम पानी स्टोर करने के लिए, इरिगेशन के लिए जो हम फसलों को पानी देते हैं, और बाकी पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्रियल हो गया, पीसी कल्चर हो गया, डोमेस्टिक ड्रिंकिंग, किसी भी पर्पस के लिए हम पानी यूज करते हैं उस यूनिट का, तो उसको उसने वाटर बॉडी की तरह डिफाइन किया है। जैसे कोई झील हो गई, कोई नदी हो गई, या छोटा सा कोई पॉन्ड हो गया, हर चीज को वाटर बॉडी में डिफाइन किया है। कोई भी नेचुरल या मैनमेड दोनों यूनिट्स होंगी। अब फिर रिपोर्ट की बात करते हैं। इस रिपोर्ट में जो हाईलाइट्स हैं हम वो बात करेंगे। इस सेंसस के अकॉर्डिंग जो इंडिया का टोटल वाटर बॉडीज है उसमें से 59.5% क्या है? पॉन्ड्स है, जो तालाब होते हैं वो है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम परसेंट कौन सी वाटर बॉडीज की है, तो आंसर इज पॉन्ड्स। सेकेंड नंबर पर है टैंक्स, जो कि है 15.7%। उसके बाद 12.1% रिजर्वायर्स है, 9.3% वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स या फिर कोई पर्कुलेशन टैंक्स है या कोई चेक डैम्स बने हुए हैं वो है। लेक्स है 0.9% और बाकी है 2.5%, जो बाकी इधर नहीं कवर किए वो अदर्स में कवर किए गए हैं, जो कि 2.5% है। इंडिया में टोटल 24.24 लाख वाटर बॉडीज है, जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, टैंक्स हो गए, लेक्स हो गई। और वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा टॉप पर है, यानी कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज है, जो कि अराउंड 7.47 लाख है। और सिक्किम में सबसे कम है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 134 है। अगर आपने मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियो देखी होगी जो मैंने कल शाम को पोस्ट की थी, उसमें हमने इसके बारे में और भी डिटेल डिस्कस की थी कि सेकंड पोजीशन पर कौन सी स्टेट है, थर्ड पर कौन है। अगर आपने वो देखी है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि सेकंड रैंक पर कौन है और थर्ड पर कौन है। अगर आपने नहीं देखी, आप मेरे चैनल पर जाकर शॉर्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। The next news is about India will become most populous country by mid 2023। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी। इंडिया 2023 के मिड तक दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। ये जो यूएन की पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर की कटिंग की पिक्चर भी देख सकते हो। अब अगर रैंकिंग की बात करें तो सबसे टॉप पर होगा इंडिया, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश इंडिया बनेगा। सेकंड नंबर पर चाइना बनेगा, थर्ड पर यूएसए, फोर्थ पर इंडोनेशिया और फिफ्थ पर पाकिस्तान। अगर हम बात करें ब्रिक्स कंट्रीज की, ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज है ब्रिक्स नेशंस में। उनकी अगर बात करें, उनकी यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट पर वमेन दी हुई है कि एक जो वमेन है वो अपनी जो फर्टिलिटी एज है उसमें कितने बच्चों को जन्म देती है। तो ऑन एन एवरेज जो साउथ अफ्रीका की टोटल फर्टिलिटी रेट है वो है 2.3 और इंडिया की है 2। और इंडिया का अगर ब्रिक्स में रैंक देखें तो सेकेंड नंबर पर है और टॉप मोस्ट है साउथ अफ्रीका। ये भी मैंने शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो भी आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब बात करते हैं इसकी और डिटेल्स की। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट का नाम क्या है वो हम देखते हैं। इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। कौन रिलीज करता है? ये यूएन की रिपोर्ट है, यूएन की पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो आबादी है वो 142.86 करोड़ हो जाएगी। लेकिन जो चाइना की आबादी है वो 142.57 करोड़ होगी। तो इंडिया की आबादी चाइना से अराउंड 29 लाख ज्यादा हो जाएगी। आज तक चाइना टॉप मोस्ट पर था अगर हम आबादी की बात करें, लेकिन 6 दशकों में पहली बार हुआ है कि चाइना की आबादी कम हुई है और इंडिया ने पहली पोजीशन ले ली है। अब अगर हम बात करें
कि 2050 तक, एक यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कि 2050 तक अगर हम पूरे दुनिया की ग्लोबल लेवल पर आबादी देखें तो उसकी आधी आबादी, अगर मान लो एक्स जो पूरे ग्लोब की या पूरी दुनिया की आबादी है, तो उसमें जो 50% है वो सिर्फ 8 देशों की आबादी कवर करेगी। तो 8 देश ऐसे होंगे जो पूरी दुनिया की 50% आबादी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। कौन कौन सी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि एक अफ्रीकन नेशन है, इजिप्ट ये भी अफ्रीका में है, उसके बाद इथियोपिया, उसके बाद इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। यहाँ पर जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि इंडिया का नाम भी इसमें है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए। इसके बाद अगर हम इंडिया की आबादी की बात करें, इंडिया स्पेसिफिक एक पॉइंट की बात करें, तो जो इंडिया की आबादी है उसमें अप टू 50%, 50% के आसपास जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है आबादी, वो 25 साल से कम उम्र के हैं, यानी कि जो जवान लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है इंडिया की। इसी वजह से इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा ले सकता है कि इसके पास जो यंग पॉपुलेशन है ज्यादा, उसका ये बेनिफिट ले सकता है और ये इसको अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर सकता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके, जैसे हेल्थ में कर दे, एजुकेशन में कर दे, क्वालिटी जॉब से अपने यंग लोगों को। तो उससे क्या होगा, इस टाइम पे अगर यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, जो काम करने वाली उम्र होती है उस लोग के, उस उम्र के लोग ज्यादा है, तो वो जितना ज्यादा काम करेंगे, उनको अगर स्किल्स उनकी डेवलप की जाए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, तो वो पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक आपने टर्म देखी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि जब आपके किसी भी रीजन की ज्यादा जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से ज्यादा जो प्रपोर्शन है, ज्यादा जो रेशो है, वो वर्किंग लोगों की हो। वर्किंग लोग कौन होंगे? जो काम करेंगे, यंग लोग होंगे। इससे क्या होता है कि अगर यंग लोग या वर्किंग लोग हो गए, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन में ज्यादा हिस्सा उनका होगा, तो उस देश के लोगों का ज्यादा पोटेंशियल होगा कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे और उस इकोनॉमी के ग्रोथ में ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की डेफिनेशन देखें यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग, तो क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट्स इन अ पॉपुलेशंस एज स्ट्रक्चर। जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल है, क्यों? किसी भी आबादी की एज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मेनली जब उनका जो शेयर है 15 टू 64 एज मानी जाती है वर्किंग पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एज इट इज ही पूछ लिया जाता है। तो वो नॉन वर्किंग एज शेयर से ज्यादा हो। नॉन वर्किंग कौन होंगे? 14 साल से या उससे छोटे लोग, या फिर सीनियर सिटीजन जो 65 से ऊपर की एज के हैं, उनको नॉन वर्किंग एज में कंसीडर किया जाता है। तो जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है उसके अकॉर्डिंग, अगर किसी भी देश की वर्किंग एज पॉपुलेशन का शेयर नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से ज्यादा है, तो उसको बोला जाएगा कि ये कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। आगे न्यूज है नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में। सो नेशनल क्वांटम मिशन बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, आज के टाइम पे बहुत सिग्निफिकेंस है। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने, भारत के यूनियन कैबिनेट ने नेशनल क्वांटम मिशन अप्रूव किया है 19 अप्रैल को। इसका क्या काम रहेगा, एम क्या है? जो क्वांटम टेक्नोलॉजी लेड इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करना, यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ावा देना। अब हम बात कर लें, यहाँ पे सबसे पहले जो क्वांटम टेक्नोलॉजी टर्म आ रही है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी होती क्या है। जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है ये एक टेक्नोलॉजी का ऐसी क्लास है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पर काम करती है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम से भी सब पार्टिकल्स, जो एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उसमें क्वांटम एंटेंगलमेंट होती है, क्वांटम सुपरपोजिशन होती है, तो ये चीजों पर बेस्ड होती है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, एमआरआई स्कैनर्स हो गए, मेडिकल इमेजिंग हो गई, इन चीजों में यूज की जाती है। तो आई होप आपको एक ब्रीफ सा आइडिया हो गया होगा
कि क्वांटम मिशन एक्चुअली जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है वो है क्या। अब बात करते हैं नेशनल क्वांटम मिशन को ही कंटिन्यू करते हैं। इस मिशन का काम क्या है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी लेड इकोनॉमिक ग्रोथ को और स्पीड से बढ़ाना, और जो हमारा देश है उसको क्वांटम टेक्नोलॉजी के फील्ड में और बढ़ावा देना और ग्रो करना। क्वांटम मिशन का जो अब कॉस्ट है, जो कितनी कॉस्ट इसके लिए अप्रूव हुई है, तो 6000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट जो एलोकेट हुआ है 6 सालों के लिए। ये जो मिशन है ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसकी बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी पार्टनरशिप रहेगी। अब बात करते हैं इसके एम की। जो नेशनल क्वांटम मिशन है उसका एम क्या है? बेसिकली सीड, नर्चर एंड स्केल अप द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्रिएट अ वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। जो अभी मैंने आपको बताया कि क्वांटम टेक्नोलॉजी होती क्या है, उसको और नर्चर करना। नर्चर करना क्या होता है कि उसको और बढ़ावा देना, उसको पालना, बेसिकली उसको और ग्रो करना, उसकी स्केलिंग अप करना और उसको बड़े लेवल पर लेके जाना, उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट में उसको प्रमोट करना और उसमें कंट्रीब्यूट करना। ये जो मिशन है माना जा रहा है कि ये हेल्थ के फील्ड में, फाइनेंशियल फील्ड में, एनर्जी सेक्टर्स में, ड्रग डिजाइन में, ड्रग डिजाइन मतलब जो दवाइयां जो यूज होती हैं उनमें, स्पेस एप्लीकेशंस में, सब जगह बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि क्वांटम टेक्नोलॉजी इंस्क्रिप्शन की को क्रैक करना है, ये ऑलमोस्ट 300 मिलियन साल ले सकती है अगर उसको इजीली क्रैक हमने करना है क्लासिकल कंप्यूटर्स की हेल्प से। तो अगर ये टेक्नोलॉजी हम करेंगे तो हम कितना टाइम सेव कर सकते हैं। ये जो नया मिशन है इसके क्या टारगेट्स हैं? एक तो ये कि इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करना विद 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक सुपर कंडक्टिंग फोटोटॉनिक टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली क्वांटम टेक्नोलॉजी है कि आपको इसके बारे में ब्रीफ में पता होना चाहिए, कहाँ पर यूज होता है, कौन सा डिपार्टमेंट ये मिशन चलाएगा, या किसके अंडर है, कितना बजट एलोकेट हो रहा है, क्या इसका एम है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं वीट ब्लास्ट की। वीट ब्लास्ट क्या है? ये एक फंगल डिजीज है जो कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर ये जो फंगल डिजीज फैल जाए वहां पर गेहूं की प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकती है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों जगह फैल सकती है। रिसेंटली साउथ अमेरिका में एक की जो वहां पर वीट क्रॉप है वहां पर एक फंगस पाई गई है जिसका नाम है मैग्ना पोर्थे ओरिजे, और ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये बाकी दुनिया में भी फैल सकती है। अगर हम बात करें कि ये जो फंगल डिजीज है किससे फैलती है, किससे होती है, इसका रूट कॉज क्या है, तो इसका रूट कॉज है मैग्ना पोर्थे ओरिजे पैथोटाइप ट्रिटिकम। तो ये इसका मेन नाम है, ये आपको नाम बहुत ध्यान से याद रखना है। एशिया की अगर बात करें कि पहले एशिया में कभी ये वीट ब्लास्ट हुआ है, तो एशिया में वीट ब्लास्ट हुआ था 2016 में, जब पहली बार ये वीट ब्लास्ट बांग्लादेश में रिपोर्ट किया गया था। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। आगे हम बात करते हैं साथी ऐप की, जो कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च की है। साथी की फुल फॉर्म क्या है? सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, ये दोनों चीजें इसके अंडर लॉन्च की गई हैं। ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम क्या है कि ये सेंटर एक जगह से मॉनिटर होता है, एक जगह से पूरा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि क्या क्या इसका एम है? सीड्स को ट्रेस करना, ऑथेंटिकेट करना, नई नई इन्वेंटरी डिजाइन करनी, सो दैट जो भी हम सीड प्रोडक्शन के चैलेंजेस फेस करते हैं या क्वालिटी सीड आइडेंटिफिकेशन के लिए चैलेंजेस फेस करते हैं, सीड को सर्टिफिकेशन के लिए चैलेंजेस फेस करते हैं, हर चीज से हम डील कर सकें। जो साथी पोर्टल है ये एक क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम भी इंश्योर करेगा, जो सीड का सोर्स है सीड प्रोडक्शन चेन में उसको भी आइडेंटिफाई करेगा। ये जो सिस्टम है इसमें इंटीग्रेटेड 7 वर्टिकल्स होंगे। वर्टिकल्स क्या होते हैं? इस डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ। तो ऐसे 7 इसके जो हम बोल सकते हैं कि वर्टिकल्स होंगे, 7 लेवल्स होंगे, या बोल सकते हो कि 7 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से? रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगी, सीड सर्टिफिकेशन होगी, सीड लाइसेंसिंग होगी, सीड कैटलॉग होगा, डीलर टू फार्मर सेल्स होगी, फार्मर रजिस्ट्रेशन होगी
और सीड डीबीटी होगी। डीबीटी क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर हम बात करें कि इसका थीम क्या है, तो ये इसका थीम क्या है? उत्तम बीज समृद्ध किसान, यानी कि अगर सीड की क्वालिटी अच्छी होगी तो किसान भी और उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। इंग्लिश में अगर देखो तो गुड सीड्स प्रॉस्पेरियस फार्मर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने एक नया बिल क्लियर किया है जो कि आगे आने वाले मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक्ट की उसको अगर वो पास होता है कि वो एक्ट बन जाए। सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 ये बिल का नाम है। इसकी में है क्या बेसिकली कि जो फिल्म्स की पायरेसी होती है, पायरेसी क्या होता है कि फिल्म्स को जो कॉपी करके सेल किया जाता है और जो न्यू एज कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करनी है फिल्म्स को क्लासिफाई करने के लिए, इन चीजों पे काम किया जाएगा। अब क्या इसकी कैटेगरीज क्या होगी? जैसे आज के टाइम पे क्या है, जैसे यू कैटेगरी, यूए कैटेगरी, आप अगर मूवीज पर देखो तो हर मूवी पे एक रेटिंग होती है, यू, यूए, ए, ऐसे अलग अलग। तो अब सीबीएफसी ने बोला है कि इसकी जो क्लासिफिकेशंस है और भी इसको ज्यादा डिटेल में किया जाएगा, ज्यादा इसमें कैटेगरीज ऐड की जाएंगी। अभी करंटली सिर्फ 3 कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी? यू फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड एग्जीबिशन, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यूए मतलब कि जो माइनर्स देख सकते हैं अडल्ट सुपरविजन के अंडर, यानी कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं। अगर कोई 18 ईयर से कम है तो वो एक अडल्ट सुपरविजन, जो 18 साल से ज्यादा है उसकी सुपरविजन के अंडर देख सकता है। ए फिल्म्स को क्या कौन सी होती है? जो सिर्फ अडल्ट देख सकते हैं। तो अभी करंटली 3 इसकी रेटिंग्स अवेलेबल हैं, इसको और बढ़ाया जाएगा अगर ये एक्ट बनता है तो। ये जो रिकमेंडेशन है किसकी, कौन सी कमेटी के अंडर हुई थी? 2017 में एक कमेटी बनाई गई थी फिल्म मेकर श्याम बेनेगल के अंडर, उन्होंने ये एक्सपेंशन एज रेटिंग्स की रिकमेंड की है। जो 2021 का ड्राफ्ट बिल है उसने जो अंडर जो यूए कैटेगरी है उसको और भी क्लासिफाई किया था, यूए 7+, यूए 13+ और यूए 16+ में। ये जो रेटिंग्स है ये फिल्म मेकर्स को और भी उसको हेल्प करेगा कि वो और मेच्योर थीम्स पर फिल्म्स बनाए, सो दैट वो जो सर्टिफिकेशन है उनको करेक्ट मिल जाए। अगर हम बात करें आईटी रूल्स 2021 की, जो इसके रिलेटेड हैं, वो ऑलरेडी उसके अंडर ऑलरेडी जो भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं उनको चाहिए कि जो भी फिल्म आपकी पब्लिश होगी या जो भी आपकी फिल्म स्क्रीन पे आप स्ट्रीम कर रहे हो तो उसको कंटेंट डिस्क्रिप्टर्स के साथ कौन सी कैटेगरी में है उसको आप अच्छे से वहां पर मेंशन करो। तो यहाँ पे आपके क्या क्या पॉइंट्स होंगे ध्यान में रखने वाले? एक तो ये कि करंटली फिल्म्स की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है, स्पेशली आपको ध्यान रखनी है श्याम बेनेगल कमेटी, क्योंकि कमेटीज बहुत कॉमनली पूछी जाती हैं, और 2021 के ड्राफ्ट बिल के अकॉर्डिंग क्या क्या कैटेगरीज थी, ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जब ये एक्ट बनता है, जो भी अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन होगी जिस भी फॉर्म में होगा तब हम ये दोबारा से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंडफॉल टैक्स की। कुछ वीक पहले हमने विंडफॉल टैक्स के बारे में एक न्यूज डिस्कस की थी, जब जो गवर्नमेंट ने डीजल पर विंडफॉल टैक्स कम किया था, कम करके 0.50 रुपीज पर लीटर लगा दिया था। लेकिन अभी और इसमें चेंजेस किए गए हैं। गवर्नमेंट ने एक डीजल के एक्सपोर्ट पर जो टैक्स है वो 0 कर दिया है। अब 0.50 भी नहीं रहा, बिल्कुल नील कर दिया है। लेकिन जो पेट्रोल है उस पे थोड़ा सा जो टैक्स है विंडफॉल टैक्स वो लगा दिया गया है। बेसिकली एक टन पर 6400 जो रुपीज आपका टैक्स लगेगा। ये क्यों किया गया है? क्योंकि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जैसे जो ओपेक नेशंस हैं, उन्होंने रिसेंटली कट अनाउंस किया है कि हम प्रोडक्शन कम करेंगे। और पहले ही रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से भी रशिया से भी सप्लाई काफी इफेक्ट हो गई है। तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि इसकी वजह से इंटरनेशनल जो प्राइसेस है बहुत बढ़ जाएंगे, डीजल के, पेट्रोल के, उन चीजों के। तो इसी वजह से ये स्टेप लिया गया है। अगर हम बात करें कि विंडफॉल टैक्स होता क्या है, विंडफॉल टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो गवर्नमेंट उन इंडस्ट्रीज पर लगाती है जो कि अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि बहुत ही हाई प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ये जो विंडफॉल टैक्स है फोर्टनाइटली रिवाइज होता रहता है। तो आपको अगर डेटा तो ना भी याद रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको कंसेप्ट जरूर याद होना चाहिए।
नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट बैटिंग फॉर बैट्स, काफी इंपॉर्टेंट है। सो रिसेंटली केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक मिशन स्टार्ट किया है। इसके अंडर क्या होगा कि जो बैट्स हैं, जो चमगादड़ हैं, उनके रिलेटेड जो भी लोगों में वहम है, मिथ है कि जो बैट है वो हॉरर प्लेसेस के साथ उनको रिलेट करते हैं कि अगर यहाँ पे चमगादड़ है तो ये एक डरावनी जगह है, यहाँ पे भूत प्रेत हो सकते हैं। तो ऐसे मिथ्स को बर्स्ट करने के लिए और लोगों को एक्चुअल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये मिशन चलाया जाएगा। क्या नाम है इसका? बैटिंग फॉर बैट्स। ये एक सोशल मीडिया कैंपेन होगा जो कि केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है। इसका ये जो लॉन्च है ये हुआ है इंटरनेशनल बैट एप्रिसिएशन डे के बेसिस पर। बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 2013 में ये स्टार्ट किया था। इसका एम क्या है कि लोगों को इस बारे में अवेयर करना कि जो बैट्स हैं, जो चमगादड़ हैं, वो लोगों की डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि लोगों को पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो बैट्स हैं वो पॉलिनेशन में, जो सीड्स की पॉलिनेशन होती है, बर्ड्स की, फ्लावर्स की, फ्रूट्स की, उनमें सीड डिस्पर्सल में, यानी कि जो आप बोलते हो कि जैसे बीज है कहीं पे, कहीं से उठा के कहीं पे डिस्पर्स करने, उसमें बहुत अच्छा एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ओवर 500 प्लांट्स है कमर्शियल और इकोलॉजिकल वैल्यू में, जिसकी पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल में बैट्स क्रूशियल रोल या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट रीजनरेशन में बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो स्टडीज हैं वो ये भी शो करती हैं कि जो इंसेक्टिवोरस बैट है, जो इंसेक्ट्स खाते हैं, वो बहुत छोटा हो सकता है, जैसे हमारी छोटी फिंगर होती है उतने साइज का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये 1 घंटे में 1400 छोटे इंसेक्ट्स को खा सकता है और एग्रीकल्चर लॉसेस को बहुत अच्छे लेवल पर उसको सेव कर सकता है। तो इसी बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी बैटिंग फॉर बैट्स में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि बैट्स पे ऐसा कोई मिशन कौन सी स्टेट के अंदर होगा, केरला में होगा। आगे हम बात करते हैं, इंडिया पहली बार इंटरनेशनल समिट ऑन बुद्धिज्म, जो पहली बार ये समिट हो रही है, वो होस्ट करेगा। इसमें 30 देशों से डेलीगेट्स आएंगे इंडिया में, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि चाइना इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। इसमें क्या होगा, बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव के थ्रू, जैसे कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज हो गया या पॉल्यूशन हो गया, बहुत सारे इश्यूज जो इस टाइम पे चल रहे हैं, उसको बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव के अंडर को ध्यान में रखते हुए डिस्कस किया जाएगा। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेलीगेट्स आएंगे श्रीलंका से और वियतनाम से। इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या होगा, रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फ्रॉम फिलोसफी टू प्रैक्टिस। और कौन इसको इनॉग्रेट करेगा, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इसमें 4 थीम के अंडर डिस्कशन होगी, कौन कौन सी, बुद्ध धमा। बुद्ध धमा आप अपनी हिस्ट्री की बुक्स में बहुत पढ़ते होंगे। बुद्ध धमा एंड पीस, बुद्ध धम, environmental crisis, health and sustainability, preservation of Nalanda Buddhist tradition and Buddhist pilgrimage, living heritage and relics। relics क्या होते हैं कि जो भी अब बुद्धिस्ट, जो बुद्धिज्म में बहुत स्कॉलर्स हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, उनका जो पीछे बचे हुए रेलिक्स हैं, जो अब नहीं रहे हैं फिजिकली, उनके जो रेलिक्स हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है बुद्धिज्म के कल्चर में। तो इन्हीं चीजों पर इसमें डिस्कशन होगी, ये थीम्स होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रिसेंटली असम के बिहू डांस ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री ले ली है। असम का जो फोक डांस है बिहू डांस, उसने एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है। एक ही जगह पर, जो कि गुवाहाटी का सुरू सजाई स्टेडियम था, वहां पर 11,000 से भी ज्यादा डांसर्स और ड्रमर्स ने एक साथ परफॉर्म किया था बिहू डांस पर। इसी वजह से गिनीज बुक में उनको रिकॉर्ड में उनको एंट्री मिली है। अब बात, जो बिहू डांस है ये असम का फोक डांस है, वहां का लोक नाच है। ये मेन भी परफॉर्म करते हैं, वमेन भी, ये आपको इस पिक्चर से क्लियर ही हो गया होगा। ये बहुत ही जॉयफुल डांस है, बहुत ही स्पीड पर ये किया जाता है, फास्ट पेस्ड डांस है। इसको बेसिकली क्यों, किस रूप में मनाया किया जाता है, ये वहां के जो एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, जैसे पंजाब में बैसाखी होती है, तो वैसे ही असम में
रंगाली बिहू, बोहाग बिहू, बोघाली बिहू, माघ बिहू, कटी बिहू, कोंगाली बिहू, ये मनाए जाते हैं। इसी का एक पार्ट होता है जिसमें लोग अपनी एग्रीकल्चर की जो प्रोड्यूस है, हार्वेस्ट है, उसको सेलिब्रेट करते हैं इस डांस के थ्रू। तो आपको ये याद रखना है। आगे हम बात करते हैं स्टारशिप के बारे में, जो कि स्पेस एक्स का सबसे पावरफुल रॉकेट है आज तक का। स्टारशिप क्या था? एक रॉकेट था जिसके लॉन्च कुछ दिन पहले इसको शेड्यूल किया गया था, जो टेक्निकल एरर की वजह से पहले तो पोस्टपोन किया गया, लेकिन जब पोस्टपोन के बाद ये दोबारा से वो एरर्स को रिजॉल्व करके दोबारा से इसको लॉन्च किया गया, टेस्ट किया गया, तो ये कुछ ही टाइम बाद एक्सप्लोड हो गया, ब्लास्ट हो गया और गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर इसका डेब्रिस वहां पर गिर गया। ये जो स्टारशिप है कौन सी कंपनी का है? स्पेस एक्स का, जो कि इलॉन मस्क की है, जिसका ट्विटर भी है। जो यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, वो इस रॉकेट का यूज करने वाली है 2025 के एंड में। जो इसका आर्टेमिस 3 मिशन है, जिसके अंडर जो एस्ट्रोनॉट्स है उसको चंद्रमा पे भेजा जाएगा, उसमें ये जो रॉकेट है यूज किया जाएगा। स्टारशिप की अगर बात करें तो ये 50 मीटर टॉल स्पेसक्राफ्ट है, जिसको क्रू और कार्गो को कैरी करने के लिए, क्रू क्या होता है कि एस्ट्रोनॉट लोग हैं जो, उनको कैरी करने के लिए यूज किया जाएगा। और ये सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट है। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। इन फ्यूचर जब भी ये लॉन्च होगा हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस और करेंगे। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली फिनलैंड में यूरोप का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च किया गया है, या ऑपरेशनल उसका स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है ओल्किलुओटो 3 रिएक्टर, जो कि 1600 मेगावाट कैपेसिटी का है। ये फिनलैंड के नेशनल पावर ग्रिड में मार्च 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी उसकी रेगुलर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी गई है। फिनलैंड को इससे क्या हेल्प मिलेगी? एक तो जो उनका कार्बन न्यूट्रलिटी उनकी टारगेट है वो अचीव करने में, एनर्जी सिक्योरिटी इंक्रीज होगी इस टाइम में, क्योंकि रशिया से पावर सप्लाई काफी कट हो गई है ऑयल गैस की पावर की, तो इस वजह से पूरा यूरोप ही सफर कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में फिनलैंड का ये रिएक्टर काफी यूरोप को हेल्प करने वाला है। आगे हम बात करते हैं, रिसेंटली हरून्स ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 लिस्ट रिलीज हुई है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का 3rd रैंक है। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स की, वो उसने रिटेन की है। रिटेन करने का मतलब क्या है कि पहले भी इंडिया का 3rd रैंक था, यूएस का पहला था और 2nd नंबर था चाइना का। इंडिया के टोटल 68 यूनिकॉर्न्स हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया के यूनिकॉर्न्स की, तो इंडिया का टॉप यूनिकॉर्न इसके अकॉर्डिंग है बाइजू, जो कि एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। उसके बाद जो ड्रीम 11 है, एक फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है। उसके बाद स्विगी, ये जो है ड्रीम 11 और स्विगी ये है, और 2nd नंबर पर है, और बाइजू है टॉप पर। अब बात करते हैं कि यूनिकॉर्न क्या होता है। यूनिकॉर्न बेसिकली स्टार्टअप के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, जो स्टार्टअप 2000 में स्टैब्लिश हुए थे और जिनकी वैल्यू है वो $1 बिलियन या उससे भी ज्यादा है, उन स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 10,000 किलोमीटर्स ऑप्टिक फाइबर केबल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है बाय द ईयर ऑफ 2024-25। इसमें क्या होगा कि डिजिटल हाईवेज इसको बोला जा रहा है। ये जो नेटवर्क है डिजिटल हाईवेज का, ये नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड वो इम्प्लीमेंट कर रही है, जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ये जो डिजिटल हाईवेज है इसमें क्या किया जाएगा? ऑप्टिक फाइबर केबल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। आगे बात करते हैं 4 धाम यात्रा की। ये हम क्यों यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली न्यूज में था कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी जो यात्री 4 धाम यात्रा पर जाएंगे, अगर उनको कोई भी इमरजेंसी होती है, हेल्थ इमरजेंसी होती है, तो उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स ड्रोन्स के थ्रू सप्लाई किए जाएंगे, डिलीवर किए जाएंगे। क्योंकि रिसेंटली एक डेटा में देखा गया है कि बहुत सारी डेथ्स ऐसी होती हैं जो अगर उनको ड्रग्स जो मेडिसिन है, जो फर्स्ट एड है, उनको टाइम पर मिल जाए तो वो डेथ प्रिवेंट कर सकती हैं। तो इसी वजह से ये डिसीजन लिया गया है। अब अगर इसके बारे में अगर बात करें तो 4 धाम क्या है? ये उत्तराखंड में 4 धामों के लिए कलेक्टिव टर्म यूज होती है, जो कि
हिंदूज के लिए एक होली पिलग्रिमेज सेंटर्स माने जाते हैं। इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये 4 पिलग्रिमेज सेंटर ये हिमालय उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय रेंज में स्थित हैं। ये जो गढ़वाल हिमालय रेंज वाला पॉइंट है ये आपके ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी 11th की एनसीईआरटी में भी पढ़ते होगे, जहां पर आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो इंडिया की, वहां पर भी आप हिमालय के पार्ट्स पढ़ते हो, वहां पर भी आपने ये देखा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगठन से समृद्धि कैंपेन की। संगठन से समृद्धि कैंपेन किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। इस कैंपेन के अंडर क्या किया जाएगा? जो मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउस होल्ड है, जो गांव के लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, जो एलिजिबल हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, उनको इंक्लूड किया जाएगा। ये मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर ही लॉन्च किया जाएगा। और इसका एम क्या रखा गया है कि 10 करोड़ वुमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रीव्यू के अंडर लेके आना है। पहले 9 करोड़ है, उसको और 10 करोड़ करना है। जो दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसका विजन क्या है कि हर फैमिली से कम एक वुमेन मेंबर, हर जो गांव का हाउस होल्ड है वहां से कम एक वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, अपॉर्चुनिटीज होती है, उसका फायदा ले सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ कोलैबोरेशन में डिसाइड किया है कि वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 10 फूड स्ट्रीट डेवलप करने के लिए बोलेंगे कि पूरे देश में 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट डेवलप की जाए। इसका मेन एम क्या है? जो फूड स्ट्रीट है बेसिकली इसका एम क्या है? एक तो सेफ एंड हेल्थी प्रैक्टिसेस को एनकरेज करना कि जो फूड की वजह से बीमारियां होती हैं वो कम हो, और ओवरऑल तो जो हेल्थ आउटकम्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, लोगों की हेल्थ पे काम किया जाए थ्रू दीज फूड स्ट्रीट्स। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि फूड स्ट्रीट वाला जो कंसेप्ट है किस किस का है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड की वेल्थीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 की, जो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा पब्लिश की गई है और न्यू वर्ल्ड वेल्थ के द्वारा। इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा अमीर जो सिटी है पूरी दुनिया की, वेल्थीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड कौन सी है? न्यूयॉर्क, जिसमें 3,40,000 रहने वाले मिलियनियर्स हैं, इतने लोग मिलियनियर्स हैं वहां पर। सबसे अगर टॉप पर बात करें तो यूएसए की सिटी ने टॉप किया है, और जो टॉप 50 सिटीज हैं उसमें से 10 सिटीज हैं जो वो यूएसए की हैं। सेकंड नंबर पर है चाइना और थर्ड नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं केरला की। केरला भारत की पहली स्टेट बन गया है जिसने वाटर बजट अडॉप्ट किया है। वाटर बजट क्या है? बेसिकली वाटर बजट के थ्रू जो पानी की वेस्टेज होती है उसको प्रिवेंट किया जाएगा, जो वाटर रिसोर्सेज है उसको प्रॉपरली एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए, और जो वेस्टेज है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू कम किया जाए। बेसिकली ये काम किया जाएगा वाटर बजट के अंडर। केरला ऐसी पहली स्टेट बनी है जिसने वाटर बजट अडॉप्ट किया है, और क्या करेगी? जो पानी की किल्लत हो रही है, वाटर स्कार्सिटी हो रही है कुछ रीजन्स में, उसके लिए सॉल्यूशंस लेके आएंगी इसके अंडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रिपोर्ट दी है, एक स्टेटमेंट दी है कि जो चाइना है ये नेक्स्ट 5 साल में, अगले आने वाले 5 साल में पूरे ग्लोब की जीडीपी में टॉप कंट्रीब्यूटर होगा, यानी कि पूरे दुनिया की जो जीडीपी की ग्रोथ है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा चाइना, और दूसरे नंबर पर करेगा इंडिया। हमने डिस्कस किया था पहले भी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगर आपको पता है तो काइंडली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जो ये रिपोर्ट है ये ब्लूमबर्ग उसने पब्लिश की है, किसके बेसिस पर? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ आईएमएफ के डेटा के बेस पर, कि जो चाइना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सपेंशन में ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स बहुत अच्छे लेवल पर कंट्रीब्यूट करेगा, टोटल वर्ल्ड ग्रोथ की 22.6% रिप्रेजेंट करेगा। इट्स अ ह्यूज टास्क। इंडिया सेकंड स्पॉट पर होगा, और इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन होगी 12.9%। थर्ड नंबर पर होगा यूएसए जो कि 11.3% करेगा,
जो कि चाइना से आधी है ऑलमोस्ट के पूरी ही। चाइना की 22.6% और यूएसए की होगी 11.3%। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्बा ट्रेडिंग की। सो डब्बा ट्रेडिंग क्या है? डब्बा ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग को, यानी कि जो आप ट्रेड करते हो, बिजनेस करते हो, इनफॉर्मल ट्रेडिंग होती है। इनफॉर्मल ट्रेडिंग कौन सी होती है? जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जैसे एनएससी का हो गया, बीएससी का हो गया, तो वहां पर जो चीज उनके परव्यू के बाहर है उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ट्रेडिंग। तो डब्बा ट्रेडिंग भी एक इनफॉर्मल ट्रेडिंग का ही पार्ट है, एक उसी की टाइप है, जिसको बकेटिंग ट्रेडिंग या बॉक्स ट्रेडिंग भी बोला जाता है। ये क्यों न्यूज में थी? रिसेंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने एक नोटिस इशू किए हैं कि जो भी डब्बा ट्रेडिंग में एंटिटीज इन्वॉल्व है उनके रिगार्डिंग, तभी ये टर्म न्यूज में थी, तो आई थॉट इसको कवर किया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं PTPNER स्कीम, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये एक स्कीम है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च की है। इसका मेन विजन या एम क्या है कि जो ट्राइबल आर्टिसंस हैं, जो कबीले के लोग होते हैं, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, प्रोक्योरमेंट में, लॉजिस्टिक्स में, मार्केटिंग में, जो भी वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी मार्केटिंग में और उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो भी स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के कबीले हैं। ये किस किस कौन कौन से स्टेट्स में एप्लीकेबल होगा? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। इस स्कीम के अंडर जो ट्राइबल आर्टिसंस हैं उनको अपॉर्चुनिटीज अवेल करने का मौका दिया जाएगा, उनके थ्रू अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, उनको बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस प्रोवाइड की जाएंगी, सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, मार्केटिंग प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्राइबल आर्टिसंस के मेला भी ऑर्गेनाइज करेगी अप्रैल और मई के मंथ में, कि वो अपने ट्राइबल प्रोडक्ट्स की वहां पर एग्जीबिशन लगा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आर्मी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो काजीरंगा नेशनल पार्क में बाइली ब्रिजेस बनाने में हेल्प कर सकते हैं। बाइली ब्रिजेस क्या होते हैं? जैसे टेम्पररी आप ब्रिजेस लगा लो, लक्कड़ वगैरह के बनाए जाते हैं ऐसे जगह पर जहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं पॉसिबल है, या कुछ कुछ ऐसे एरिया जहां पर आप जो कन्वेंशनल ब्रिजेस हैं वो नहीं बना सकते। सो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व बहुत ही एक सिग्निफिकेंट नेशनल पार्क है इंडिया का, जहां पर वन हॉर्न राइनोज मिलते हैं, और ये यहाँ पर जो टाइगर्स हैं उसकी भी सबसे ज्यादा डेंसिटी है इंडिया में। तो यहाँ पर आर्मी ने बोला है कि जो एरियाज, जो उसकी पॉकेट्स, छोटे छोटे जो पोर्शंस है जहां पर वन हॉर्न राइनोज की पोचिंग होती है, वहां पर फॉरेस्ट गार्ड्स को और उनको हेल्प हो, इसी वजह से बाइली ब्रिजेस बनाए जाएंगे कि वो उनकी बेटर कोऑर्डिनेशन हो, एंटी पोचिंग कैंप्स लगाए जाएंगे, स्पेशली मॉनसून के टाइम पे उनको हेल्प मिलेगी। काजीरंगा नेशनल पार्क एक यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये जो ब्रिज है ये कनेक्टिविटी में भी हेल्प करेंगे, वुडन स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि जो वहां पर जो इनअसेसिबल एरियाज हैं उनको कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि जो इंडिया में या कहीं पे भी बूस्टर डोज लगाई जा रही थी कोविड-19 के रिलेटेड, वो अभी भी जो अभी नए स्ट्रेन है वायरस के उसके अगेंस्ट भी काम कर रही है। सो WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन कोविड-19 वैक्सीन कंपोजिशन ने बोला है कि जो बूस्टर डोज है वो हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, जो SARS-CoV-2 वेरिएंट के वजह से डिजीज से डेथ हो रही है, कंटेम्प्रेरी जो अभी ओमिक्रॉन वायरस है, या फिर इसका जो नया वेरिएंट है XBB 1.16 स्ट्रेन, जो कि ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टैग कोवैग किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये वेरिएंट्स के आपको नाम भी याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं मैंग्रोव पित्तास की। मैंग्रोव पित्तास एक बर्ड की आप बोल सकते हो कि प्रजाति है। यहाँ पर इसकी पिक्चर आपको दिख रही है। सो पहली बार मैंग्रोव पित्त बर्ड्स का एक सेंसस हुआ है उड़ीसा के 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर 179 इंडिविजुअल मैंग्रोव पित्त बर्ड्स वहां पर देखे गए हैं। इंडिया में अगर बात करें तो मैंग्रोव पित्तास ईस्टर्न इंडिया में मिलते हैं, जिसमें उड़ीसा का भितरकनिका और वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस इंक्लूडेड हैं। इंडिया के अलावा ये बांग्लादेश में,
इंडोनेशिया में, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड में भी मिलते हैं। और ये जो बर्ड्स हैं इनके IUCN स्टेटस की अगर बात करें तो इनका IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटेंड। तो आपको ये पॉइंट्स इस बर्ड के रिगार्डिंग याद रखने हैं, क्योंकि ये पहली बार इसका सेंसस उड़ीसा में कंडक्ट किया गया है, तो कई बार क्वेश्चंस आ जाता है। आगे हम बात करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सबसे 125 फीट लंबा एक ब्रॉन्ज स्टेचू अनवील किया गया है हैदराबाद में। और ये जो स्टेचू है ये सबसे लंबा स्टेचू है इंडिया में। इसके जो डिजाइनर है कौन है? राम वंजी सुतर और उनके बेटे अनिल राम सुतर, जिन्होंने स्टेचू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर जी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी बोला जाता है और ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट माने जाते हैं भारत के संविधान के। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे और इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान के फ्रेमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके साथ साथ ये लॉ एंड जस्टिस के फर्स्ट मिनिस्टर भी थे भारत के। तो ये पॉइंट्स आपको जो पॉलिटी में पढ़ते हो ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करते हैं वर्ल्ड में ऐसी पहली कंट्री कौन सी है जिसको नए मलेरिया वैक्सीन के लिए अप्रूवल मिला है? उसका नाम है घाना, जो कि एक अफ्रीकन नेशन है जहां पर 3 साल से छोटे बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन के लिए अप्रूवल मिला है। और ये पहली बार हुआ है कि अमीर देशों से पहले एक अफ्रीकन कंट्री एक ऐसे मेजर वैक्सीन के लिए अप्रूवल लेके गई है। आगे हम बात करते हैं मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग की, जिसमें इंडिया की कितनी रैंकिंग है? 77th। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा क्रिमिनल कंट्री कौन सी है इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग? वेनेजुएला। और उसके बाद है पापुआ न्यू गिनिया और तीसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका। अगर हम बात करें लीस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की जहां पर क्राइम कम है, कौन कौन सी है? तुर्की, जर्मनी एंड जापान। और इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 77th। तो आपको ये तीनों सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स मल्टीपल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर। कौन कौन सी? एक तो ग्रीस की एक्सरसाइज है इनियोकॉस 23 जो कि ग्रीस में होगी 18 अप्रैल टू 28 अप्रैल को, जिसमें 5 सुखोई 30 MPI फाइटर जेट्स पार्टिसिपेट करेंगे भारत की साइड से। इसके अलावा कोप इंडिया एक्सरसाइज है जिसमें यूएस के साथ इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी, यूएस की वहां की एयरफोर्स के साथ, जो कि क्लाईकुंडा में होगी। इसके अलावा एक एक्सरसाइज है ओरियन जो कि फ्रांस होस्ट करेगा, जिसमें 4 राफेल फाइटर्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको तीनों एक्सरसाइज याद करनी है। एक तो हो गई ओरियन, एक हो गई कोप इंडिया और एक हो गई आपकी इनिकोस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेमिना मिस इंडिया का 59th एडिशन की, जो कि रिसेंटली मणिपुर के इम्फाल में हुआ है, जिसमें राजस्थान की नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 बनी है, विनर बन रही हैं। दिल्ली की श्रेया पुंजा फर्स्ट रनर अप रही है और मणिपुर की थाउनोजम स्ट्रेला लुवांग ये सेकंड रनर अप रही है। इनकी यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है। आई एम सॉरी अगर किसी भी नाम की प्रोनाउंसिएशन मेरे से गलत प्रोनाउंस हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी को मिनी रत्न स्टेटस मिला है। जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर है। इसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का स्टेटस मिला है। ये 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये प्राइमरी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम्स की, और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोजेक्ट्स की पार्ट है। इंडिया की इंटरनेशनल कमिटमेंट्स में भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जो CPSC है, ये जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, जो किनको आप बोलते हो कि मिनी रत्न स्टेटस मिलता है? जिन्होंने पिछले 3 सालों में लगातार प्री टैक्स प्रॉफिट कमाया हो 30 करोड़ का या उससे भी ज्यादा, कम से कम 3 सालों में एक बार उनका पॉजिटिव नेटवर्थ हो, वो मिनी रत्ना 1 स्टेटस के एलिजिबल होती हैं। जो ग्रांट है कौन डिक्लेयर करता है कि इस PSC को मिनी रत्ना स्टेटस दिया जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज की। सबसे पहले है नागालैंड। नागालैंड इसलिए न्यूज में था
क्योंकि नागालैंड को 60 सालों के बाद अपना पहला मेडिकल कॉलेज के लिए अप्रूवल मिला है फ्रॉम द नेशनल मेडिकल कमीशन। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जो कि पहली भारत के ऐसी राज्य बना है जो डीएनए डेटाबेस डेवलप करेगा अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए। जो भी बॉडीज आइडेंटिफाई नहीं होती कि ये किसकी है, उनके डीएनए का डेटाबेस तैयार करेगा हिमाचल प्रदेश, और ये पहला ऐसा भारत का राज्य बनेगा जो कोई ऐसा काम करने वाला है। इसके बाद है कर्नाटका। कर्नाटका इसलिए न्यूज में था क्योंकि कर्नाटका को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की इम्प्लीमेंटेशन में नेशनल अवार्ड मिला है। आगे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसलिए न्यूज में था क्योंकि वहां पर साइक्लोन इल्सा वहां पर हिट किया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। अब साइक्लोन्स के बारे में हम बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो स्टैटिक पॉइंट है आई होप आपको पता होंगे। अगर आपको नहीं पता आप पुरानी वीडियोस में जाकर आप रिवाइज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सिप्पोरो की, जो कि जापान में है। यहाँ पर G7 कंट्रीज की क्लाइमेट और एनर्जी मिनिस्टर्स और एनवॉयज मिले थे, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उन्होंने कमिटमेंट की है कि बाय द ईयर ऑफ 2035 वो कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के तरफ काम करेंगे और कोयले को फेज आउट करने की स्पीड और बढ़ाएंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। नेक्स्ट है चाइना। चाइना इसलिए न्यूज में था क्योंकि चाइना के जो पांडा डिप्लोमेसी प्रोग्राम है, उसकी वजह से ये न्यूज में था, क्योंकि चाइना ने जो थाईलैंड को पांडा लोन पर दिया था एज अ पांडा डिप्लोमेसी प्रोग्राम, उसकी डेथ हो गई है। उसका क्या नाम था, शाई लिन हुई, और उनका एक और उनका दोस्त था च्वांग च्वांग, ये जिसकी डेथ हो गई थी 2019 में। तो ये जो पांडा है इसकी डेथ हो गई है। बेसिकली आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि पांडा डिप्लोमेसी प्रोग्राम कौन से देश का है। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। सबसे पहले विजडन क्रिकेटर्स अलमनाक की, जो एक जहां पर लिस्ट एक रिलीज हुई है जिसमें टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 की एक लिस्ट रिलीज की है, जिसमें भारत के सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर पहली वमेन क्रिकेटर बनी है इंडिया में जिसको इस लिस्ट में स्पेस मिली है, जगह मिली है। इसके अलावा इंग्लैंड के बेन स्टोक्स हैं, वो बेस्ट क्रिकेटर सिलेक्ट हुए हैं फॉर द ईयर 2022-23 अमंग द मेल प्लेयर्स। तो आपको ये तीनों के नाम ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, जो कि कजाकिस्तान के अस्ताना में होने वाली है। बस आपको ये याद रखना है कि चेस की चैंपियनशिप कहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका सुधीरमन कप, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये होगा चाइना में, और भारत की साइड से इसमें एचएस प्रणॉय और पीवी सिंधु ये लीड करेंगी इंडियन जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं उनको। आगे हम बात करते हैं श्रीलंका के टोक मकाक्स की, जो कि गोल्डन ब्राउन कलर का मंकी है। ये श्रीलंका के एंडेमिक है। एंडेमिक क्या होते हैं कि वहां के एक स्पेसिफिक रीजन में पाए जाते हैं। इसकी यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिख रही है। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि जो टोक मकाक्स है वहां पर फार्मर्स को इनकी वजह से काफी नुकसान होता है, फसल वगैरह खराब कर देते हैं। तो वहां की गवर्नमेंट ने सोचा कि चाइना को ये एक्सपोर्ट किए जाए, क्योंकि चाइना इसको इंपोर्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या कंजर्वेशनिस्ट हैं, वो बोल रहे हैं कि ये चाइना को एक्सपोर्ट ना किए जाए, क्योंकि वहां पर अगर एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो इनके साथ टॉर्चर होगा, इन पे टेस्टिंग की जाएगी, लैब्स में बहुत टॉर्चर किया जाएगा। तो इस वजह से न्यूज में था। और इन्वायरमेंट में जो भी स्पीशीज आपकी न्यूज में होती हैं वो आपके एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है क्वेश्चन पूछने के लिए। आगे हम बात करते हैं बुक की, जिसका नाम है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडियन ओरिजिन ऑफ एम्पायर। किसने ऑथर की है ये, नंदनी दास ने, जो कि इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में। इस बुक में बेसिकली कल्चरल एंड लिटरेरी एक्सचेंज डिस्कस किए गए हैं इंग्लैंड एंड मुगल इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री के पीरियड में। जो इंग्लैंड के एम्बेसडर थे थॉमस रो, जो मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में आए थे 4 सालों के लिए एक मिशन पर, उनकी जो जर्नी है उस पर इसमें फोकस किया गया है। यहाँ पर उसके टाइटल की आपको पिक्चर भी दिख रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इलॉन मस्क ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रुथ जीपीटी। बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के ऑफरिंग्स के लिए कंपीट करेगा। तो आपको ये याद रखना है,
आगे हम बात करते हैं, इंडिया ने 16th वीजा एप्लीकेशन सेंटर ओपन किया है बांग्लादेश के कुश्तिया में। जो बांग्लादेश है ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट के लिए जो आप बोल सकते हो कि रिस्पॉन्सिबल है, कि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो मेडिकल पर्पस के लिए आए, टूरिज्म के लिए आए, बिजनेस के लिए या स्टूडेंट वीजा के लिए आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स जो मेडिसिन है और जो राखी है एज अ गिफ्ट, उन पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ कर दिया है। तो आपको ये एज अ वन लाइनर ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर की लिस्ट रिलीज की है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए, सेकंड नंबर पर है चाइना और थर्ड नंबर पर है यूएई। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। सबसे पहले 16 अप्रैल को होता है सेव द एलिफेंट डे, जो कि एलिफेंट्स के द्वारा जो उनके द्वारा खतरा फेस किया जाता है, चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस रेज करता है। 17 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि जेनेटिकली किसी भी इंसान में आता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो कोई चोट लगती है या ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए बॉडी क्लॉट्स, जो ब्लड क्लॉट हैं, वो बनाने की उसकी बॉडी की एबिलिटी अफेक्ट होती है। तो जो बॉडी है ब्लड क्लॉट्स नहीं बना सकती। ये जो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है, हीमोफीलिया और इसके सिमिलर जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है उसके बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए मनाया जाता है। 2023 का इसका थीम है एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज डे, जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी बोला जाता है। हर साल यूनेस्को की सपोर्ट के साथ मनाया जाता है और जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, रिच हेरिटेज है, उसको बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए काम किया जाता है। 2023 का इसका थीम है हेरिटेज चेंजेस, और इसका बेसिकली काम क्या है कि क्लाइमेट एक्शन की वजह से कल्चरल हेरिटेज है वो अफेक्ट होते हैं, उनको बचाना। आगे है वर्ल्ड लीवर डे, जो कि 19 अप्रैल को मनाया जाता है। लीवर बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑर्गन है, और ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन के बाद। लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का स्किन, सेकंड लार्जेस्ट है अपना लीवर। ये हर साल मनाया जाता है लीवर के बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए। आगे है नेशनल सिविल सर्विसेज डे, जो कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी फाउंडेशन वॉरेन हेस्टिंग ने रखी थी, और जो रिफॉर्म्स थे, बेसिकली जो इसमें रिफॉर्म्स किए गए थे वो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किए थे। इसी वजह से उसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोला जाता है इंडिया में। 21 अप्रैल क्यों चुनी गई? क्योंकि 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस दिन, जो कि पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले होम मिनिस्टर भी थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स के प्रोबेशनर्स होते हैं, जैसे आईएएस के जो प्रोबेशनर्स हैं या जो सिविल सर्विसेज के प्रोबेशनर्स हैं, उनको इन्होंने एड्रेस किया था। इसी वजह से इस दिन नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, और उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की तरह रेफर किया है, उनको इस नाम से संबोधन किया है। ये हमारा टेलीग्राम का यूजर नेम है, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। अगर आपको इसकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।